ब्रास टैक्स सर्वाइवल सीरीज में आज हम एक छोटी सी टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। मकसद ये है कि आपको ये समझाया जाए कि आप अपने हथियार को सिफर कैसे कर सकते हैं, यानी ज़ीरो कैसे कर सकते हैं। आमतौर पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों को होती है कि जब वो अपने वेपन के ऊपर एक दूरबीन या एक सुर्ख नुक्ता यानी रेड डॉट साइट लगाते हैं तो फिर उसको अपनी राइफल के साथ सिफर कैसे करें। हाउ टू ज़ीरो योर गन। ज़ीरोइंग कहते किसको है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत सारे लोगों में, हमारे यहाँ चूँकि टेक्निकल स्किल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लोग गन्स और उनकी ऑप्टिक्स और टेलीस्कोप्स को इतना ज़्यादा नहीं समझते, तो ये एक इशू, एक सवाल होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप एक दूरबीन लगाते हैं अपने हथियार के ऊपर, तो उस दूरबीन के अंदर एक क्रॉस बना होता है, या अगर आप एक सुर्ख नुक्ता, उसके आप बसरी अदसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रेड डॉट ऑप्टिकल साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक लाल रंग का नुक्ता बना हुआ नजर आएगा। और जब हदफ पर आप वो नुक्ता रखते हैं, उसके बाद जब आप गोली चलाते हैं तो थ्योरेटिकली वो गोली उसी जगह लगनी चाहिए जहां पर वो टेलीस्कोप का क्रॉस है या रेड डॉट है। मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी दूरबीन से या अपनी जो सुर्ख नुक्ते वाली मेरे अदसा जो ऑप्टिकल साइट है, उससे मैंने यहां पर निशाना लिया जहां ये क्रॉस बना हुआ है। निशाना मैंने लेकर यहां फायर किया, लेकिन जब फायर किया तो गोली यहां लगी जाके। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरी दूरबीन इधर इशारा कर रही है, लेकिन जो मेरी राइफल की बैरल है या नाल है वो इधर गोली मार रही है। जब आप, अब इस मसले को आपने हल करना है, वरना जब भी आप किसी टारगेट पर फायर करेंगे, अगर मैंने यहां फायर करना है तो गोली यहां लगेगी, अगर मैंने जिस जगह एम किया गोली उससे राइट पे और ऊपर लग रही है। इस मसले को हल करना है हमने। जब हम हल करने की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि अगर मैंने यहां पर एम किया है तो ये नुक्ता यहां लगने के बजाय, ये गोली यहां लगने के बजाय ये इस जगह लगे आके, और जब ये हो जाता है तो इसको आप कहते हैं मेरी राइफल ज़ीरो है, अब मेरा हथियार सिफर हो गया है। तो ये आपको आज थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेट करके, मुजाहिरा करके दिखाएंगे कि हथियार को सिफर कैसे किया जाता है। जाहिर है, कॉमन सेंस है, अक्ल आपकी ये कहती है कि या तो आप यहां पे आपने क्रॉस रखा हुआ है और गोली यहां लग रही है तो इस क्रॉस को इस पे ले जाइए, या जहां गोली लग रही है उसको इस क्रॉस पर ले आइए। और इन दोनों कामों को करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो सेटिंग्स हैं, वो आपकी राइफल के ऊपर बनी होती हैं, उस डिवाइस पे, उस औजार पर, उस ऑप्टिकल साइट के ऊपर। जिस तरह ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रेड डॉट साइट है, एक सुर्ख नुक्ते वाला बसरी अदसा है, लेंस है, और इसके ऊपर आप अगर करीब आके देखें तो ये यहाँ पर, ये आपको क्लोजअप लेना पड़ेगा बच्चों, जरा करीब आके इसको लो। करीब है, आप इसको करीब आके देखें तो मैं खोल लूँ, दस्तानों की वजह से थोड़ा सा जरा खोलने में दिक्कत हो रही है। इस पर ये दो डायल बने हुए हैं, और ये जो डायल है जो इसके जानिब, एक जानिब पे होता है, इसको, इसकी विंडेज कहते हैं अंग्रेजी में। ये इसका उफुकी, अगर आपने गोली को यहां से यहां मूव करना है तो उसके लिए आपकी ये सेटिंग होती है। और दूसरा वाला जो ऊपर वाला है, ये उमूदी है, यानी वर्टिकल अप एंड डाउन करने के लिए, एलिवेशन के लिए, कि आपने गोली को अगर ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए फिर आप ऊपर से एडजस्ट करते हैं। और इन पर लिखा होता है कि अगर आपने गोली को, मसलन अगर यहां पे गोली लगी है तो इसका मतलब है कि अब मुझे गोली को पहले लेफ्ट करना है और फिर नीचे करना है ताकि वो इस क्रॉस पर आ जाए। और इस काम के लिए अगर मैंने पहला फायर किया है, गोली यहां पर लगी है, अब मैं इसके, जो इसकी विंडेज है, वहां से मैं इसको लेफ्ट करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने गोली को लेफ्ट करना है। इस पे लिखा होता है लेफ्ट करें या राइट करने के लिए, डायल पे तीर बना होता है। तो मैं यहां से जब इसको लेफ्ट करना शुरू करूंगा तो वो यहां तक आएगा, फिर मैं ऊपर वाले नॉब से इसको डाउन करना शुरू करूंगा, ऊपर वाले नॉब को घुमाऊंगा डाउन करने के लिए, वो नीचे आएगा। और अल्टीमेटली 2-3 फायर करने के बाद मुझे एग्जैक्ट पता लग जाएगा
कि मेरी गोली कहाँ जा रही है। अभी हम आपके सामने ये करके दिखाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो 0 होता है ये एक रेंज पर होता है, हदफ के एक फासले पर होता है। मसलन अगर मैंने 50 गज पर अपनी राइफल को 0 कर लिया, 50 गज से मैं फायर करता हूं और मेरी गोली एग्जैक्ट इस क्रॉस पर लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 गज पर और 200 गज पर और 300 गज पर भी मेरा वो 0 काम करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी सी साइंस समझनी होती है कि गोली जब परवास करती है बैरल से निकलने के बाद, जब बैरल से निकलती है तो ये परवास करती है अपने हदफ की जानिब, और जब परवास करती है और जहां पर आके ये हदफ से टकराती है, जहां पे आप मारना चाहते हैं, यहां 0 अगर आपने 50 गज पर किया है, आप इस हदफ को उठाकर 200 गज पे ले जाएंगे तो कुदरती बात है कि ये गोली थोड़ा नीचे जाकर गिरेगी, वो एग्जैक्ट उस जगह पर हिट नहीं करेगी। इसीलिए जो टेलीस्कोप्स हैं, दूरबीनें हैं, उनमें कैलकुलेशंस लिखी होती हैं कि 50 गज पर आपने अगर 0 किया है तो ये इसकी सेटिंग होगी एलिवेशन की, अगर आपने 200 गज पे किया है तो इतना थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, 400 पे इतना ऊपर उठाना पड़ेगा। ये एलिवेशन आपके पास कैलकुलेशंस होती हैं। रेड डॉट साइट में ये जो सुर्ख नुक्ते वाली डिवाइस है, ऑप्टिकल साइट्स हैं, इनमें सिर्फ एक रेड डॉट होता है। लिहाजा अगर आपने 0 किया है इसको 100 गज के ऊपर, तो 300 या 400 गज पर फायर करने के लिए आपको अंदाजे से ऊपर उठाना पड़ेगा। उसके अंदर कोई लिखा हुआ नहीं होता, कोई मार्किंग नहीं बनी होती अंदर के कितना उठाएं ऊपर उसको, तो आप टारगेट पर हिट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस की बात है थोड़ी सी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी आपको बताई। अब हम आपके साथ जाके एक राउंड फायर करेंगे। अभी हमने ये नई रेड डॉट इस पर लगाई है। ये एक नई राइफल हमें रिव्यू करने के लिए हमारे पास आई है। ये पेशावर के रॉयल आर्म्स के फरतुल्लाह खान उनकी बनाई हुई कोल्ट की M4 उसका क्लोन है, ये पाकिस्तान में बना हुआ है। तो ये राइफल उन्होंने हमें टेस्ट करने के लिए दी है, रिव्यू करने के लिए। एम पॉइंट की रेड डॉट ऑप्टिकल साइट है इसके ऊपर। हमने 0 नहीं किया है अभी तक, आपके साथ 0 करेंगे। सो लेट्स डू इट। जब आप राइफल को 0 करना शुरू करें तो ये हमेशा बेहतर होता है कि पहले कम से कम 15 या 20 गज के फासले से आप राइफल को 0 करें। बाज़ औक़ात ये साइट और राइफल एक दूसरे से इतने अलग अलग होते हैं कि अगर आप 100 गज या 200 गज पर पहले 0 करने की कोशिश करेंगे तो हदफ से कई गज दूर गोली राइट या लेफ्ट जा रही होती है। इन सारे और एमुनिशन बहुत ज़ाया होता है, बार बार उसको दुरुस्त करने में, एडजस्टमेंट्स को करने में। बेहतर यही होता है कि 20-25 गज 15 गज के फासले से आप राइफल को 0 करें, और जब आप पेपर पर आ जाएं, जब आप अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं, फिर आप 50 गज या 100 गज का फासला बढ़ाएं। और अगर 100 गज पर आप फिर जब फायर करेंगे तो आप पेपर पर ही रहेंगे, आपको बहुत थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम तकरीबन 15 गज के ऊपर इस M4 को 0 करेंगे और फिर उसके बाद हम फासला बढ़ाएंगे। देखेंगे कि जो 15 गज पर हमने 0 किया है वो हमारा 100 गज पर काम करता है या नहीं, या 100 गज के लिए हमें कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। पहला राउंड लोड कर लिया और अभी हमें नहीं पता कि ये राइफल कितना लेफ्ट राइट फायर करेगी, हदफ पे मारेगी, हदफ से दाएं बाएं जाएगी, हमें अभी नहीं मालूम है। तो अभी हम पहला फायर कर रहे हैं आपके साथ। बिस्मिल्लाह। एक फायर हमने किया। अब हम जाके देखेंगे कि हमारी गोली कहाँ लगी। लेट्स सी। आपने देखा कि मैंने यहां एम लिया था और गोली हमारी थोड़ा सा ऊपर लगी है। अब ये मेरी गलती भी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि वाकई राइफल हमारा थोड़ा सा ऊपर फायर कर रही है। बहरहाल इसको हम एडजस्ट करते हैं। हम इस तरह करेंगे, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करेंगे और वो इस तरह होगी कि जैसे आपको दिखाया कि थोड़ा सा हम इसको नीचे लेकर आएंगे और थोड़ा सा हम इसको सीधे हाथ की जानिब राइट पे करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा राइट करते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जगह बनी हुई है,
ये इसमें चूड़ी है, उस चूड़ी के अंदर मैं इसको फंसाता हूँ और जगह बनी हुई है कि राइट करना हो तो आपने किस जानिब घुमाना है इसको। ये मैंने रखा, थोड़ा सा मैंने इसको क्लिक किया। नॉर्मली 100 गज के ऊपर 4 क्लिक जो हैं वो 1 इंच इसको मूव करते हैं। तो ये चूंकि 15 गज है, लिहाजा हमें इतना ज़्यादा नहीं करना, लेकिन अब हमने थोड़ा सा इसको घुमा लिया है। उम्मीद है कि ये ज़रा सा राइट हो चुका होगा। और अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। यहाँ भी आप देखें अप एंड डाउन लिखा हुआ है, हमने चूंकि डाउन करना है लिहाजा हम इसको थोड़ा सा डाउन की जानिब घुमाएंगे। अब हमने कुछ सेटिंग्स इसकी एडजस्ट की हैं। लेट्स सी ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी राइफ़ल हिल ना रही हो, वरना आप अपने ख्याल में राइफ़ल ज़ीरो कर रहे होंगे और आपके अपने निशाने की गलती की वजह से गोली दाएं बाएं जा रही होगी। नॉर्मली 2-2 फायर करने चाहिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि इसमें आपकी गलती कितनी है। अब आप देखें मेरा दूसरा फायर यहां पर गया है, इसका मतलब है राइट तो हुई है ये, लेकिन डाउन नहीं आई। डाउन मुझे थोड़ा इसको ज्यादा करना होगा। और ये जो थोड़ा सा ऊपर भी गया वो इनफैक्ट दैट्स माय मिस्टेक, क्योंकि रेड डॉट साइट है और 15 गज से मुझे ये क्रॉस एक्चुअली नजर ही नहीं आ रहा है, तो मैं अंदाजे से इस तरफ एम कर रहा हूं, तो शायद इस वजह से। लेकिन आपने ये जरूर देखा कि यहाँ एडजस्ट करने की वजह से ये राइट जरूर चली गई। हमने ये एडजस्टमेंट जो अब हमें इसका राइट लेफ्ट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आना। हम इसको जैसे आपने देखा कि थोड़ा सा भी और नीचे करेंगे, लेकिन हो सकता है जैसे मैंने कहा वो मेरी गलती भी हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और नीचे करते हैं। लेट्स सी, चलिए अभी इसको थोड़ा नीचे लाजमन हो जाना चाहिए। अब अगर गलती होगी तो वो मेरी होगी। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ से वो एक्स नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैं अंदाजे से मार रहा हूँ, मगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि अब क्या करना। तो लिहाजा लेट्स फायर अ थर्ड राउंड एंड सी कि हम उस क्रॉस के ऊपर पहुँचते हैं या नहीं। उस क्रॉस को देखने का एक तरीका ये है कि अगर मैं उसको मार्कर से काला कर दूं तो शायद मुझे ज़्यादा आसानी से नजर आए। सो लेट्स डू दैट। हो सकता है मुझे नज़र आए इस फासले से मुझे ये। Now let's see if we can get into this cross. We are exact on target. अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने देखा कि हमने आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हमारा पहला फायर यहाँ गया था, दूसरा हमने थोड़ा सा राइट किया और हमने तीसरे फायर में उसकी हमने एलिवेशन ज़्यादा एडजस्ट की, तो वी आर ऑन टू दिस क्रॉस। अब हमारी राइफल 25 गज ये 15 गज पे ज़ीरो हो गई है। अब अगर इसी ज़ीरो पर फॉर एग्जाम्पल ये टारगेट 100 गज पे रखा हुआ है तो गोली कहाँ लगेगी आप बताइए? क्या एग्जैक्ट इस क्रॉस पे लगेगी? नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे लगेगी, क्योंकि 100 गज तक जो बुलेट ड्रॉप है इस राइफल का, क्योंकि ये 5.56 है, 223 है, M4 है, इसका बुलेट ड्रॉप 100 गज के ऊपर तकरीबन 1-1.5 इंच का है। तो इसका मतलब है टेक्निकली अगर मैं इधर एम करूंगा तो गोली यहां लगनी चाहिए। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर कोई ह्यूमन साइज टारगेट है या बॉडी शॉट है या आपने हिरन का शिकार करना है
तो वो 1, 1.5 इंच, 2 इंच, 4 इंच अगर नीचे लग भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल हिट द टारगेट। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने हेडशॉट लेना है और कंपटीशन शूटिंग करनी है, देन यू ऑल्सो वांट कि गन को मैं 100 गज पे भी इतना जीरो करूं कि वो एक्स के ऊपर लग रहा हो। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन अभी हमने आपको दी है उसने आपको ये क्लियरली दिखा दिया है कि इस टेलीस्कोपिक साइट को या रेड डॉट साइट को जीरो किस तरह करते हैं अपनी राइफल के साथ। आपने देखा कि हमने सिर्फ 3 राउंड फायर किए और 3 राउंड में पहला हमारा यहां लगा, दूसरा यहां लगा, तीसरा हमारा जीरो पर आ गया। नाउ द गन इज जीरो। अब मैं इसको 100 यार्ड्स पर फायर करूंगा और देखूंगा कि क्या हम 100 यार्ड पे टारगेट हिट कर सकते हैं या नहीं, बगैर कोई एडजस्टमेंट किए हुए। लेट्स सी। अब हमने ये किया कि हमने टारगेट अपना 100 गज पे रख लिया और जैसे आपने देखा कि हमने इस गन को सिर्फ 15 गज पे जीरो किया था और अब 100 गज का टारगेट है। विल सी कि 100 गज के टारगेट पर जब हम फायर करते हैं तो बुलेट ड्रॉप के साथ गोली जो नीचे जाएगी उसके साथ हम अपनी इस छोटी सी प्लेट को, जो वहां पे तकरीबन 1.5 फुट बाय 1.5 फुट की प्लेट लगी हुई है, उसको हिट कर सकते हैं या नहीं। बिस्मिल्लाह। अगर वहां कोई फॉर एग्जांपल ह्यूमन साइज टारगेट है वो बहरहाल हिट हो जाता, यानी अगर मैंने उसके पेट पे एम लिया है तो शायद उसके सीने पे लगती गोली। लेकिन जैसे हमने अर्ज किया कि जनरली जीरो हो गई है। एट 100 यार्ड्स एक 1.5 फुट बाय 1.5 फुट की प्लेट को इसने हिट किया। अगर मिस भी किया है तो ह्यूमन साइज टारगेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्यूरेसी चाहते हैं तो उस 100 गज के ऊपर हम इसी तरह का एक पेपर लगाएंगे, जैसे कि पेपर टारगेट हमने लगाया था, और फिर देखेंगे कि हमारा फायर जो है कहाँ पे जा रहा है। और उससे फिर आप बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट हो जाते हैं गन को। फिर मामूली एडजस्टमेंट्स यहाँ से करनी पड़ेंगी, जैसे आपने 15 गज पे की थी वही आप 100 गज पे करेंगे। एंड अल्टीमेटली आप जिस मर्जी डिस्टेंस पर चाहें इसी तरह अपनी गन को जीरो कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने 3 फायर किए और तीनों टारगेट पे लगे। इसका मतलब है कि जो जीरो हमने गन को 15 गज पे किया था, 100 गज पे वो जीरो इफेक्टिव है। लेकिन ऑफ कोर्स जहां पॉइंट ऑफ एम से तकरीबन 2-4 इंच नीचे गोली लग रही है, दैट्स गुड इनफ। सो ये तरीका आपको हथियार को जीरो करने का हमने बताया। और साथ साथ 2 बातें और नजर आई। एक ये कि ये एम पॉइंट की रेड डॉट साइट ब्रिलियंट, बहुत आला। और ये जो पाकिस्तान की बनी हुई M4 कोल्ट क्लोन है जो पेशावर में रॉयल आर्म्स ने बनाई है, फरतुल्ला खान माशाल्लाह उसके यंग 24 साल का ओनर है, प्रोप्राइटर है, अपने वालिद भाइयों के साथ मिलकर काम करता है, बनाता है। ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। और पर्सनली मुझे इसकी एक्यूरेसी बहुत पसंद आई। जो पाकिस्तान की पेशावर में ख़ास तौर पर जो असलहा साज फैक्ट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कमाल का हथियार बनाते हैं, पूरी दुनिया के जो हथियार इनको दे दो ये उसकी कॉपी बनाते हैं। ये वर्ल्ड क्लास कॉपी है एक्चुअली। इसको अगर आप सामने रखते हैं तो अमेरिकन भी नहीं बता सकेंगे कि ये ओरिजिनल अमेरिका की बनी है कि पेशावर की। लेकिन जो इश्यूज आमतौर पर आते हैं वो मेटलर्जी के हैं, क्वालिटी कंट्रोल के हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के हैं, कस्टमर सर्विस के हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिनको अगर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इनकी मदद कर दे, वहाँ लेबॉर्ट्री बना दे, बड़ी सी टेस्टिंग लैब बना दे कि जहाँ पे सारे हथियार पहले टेस्ट हों, उनकी जो फॉल्ट्स हैं वहाँ निकाल ली जाएं, फिर जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको एक वहाँ पे कोई टीम हो जो मॉनिटर करे हथियारों की, और उनकी स्टैंडर्डाइजेशन हो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हों। इस गन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्टेड लगे हुए हैं, यानी इसका मैगजीन है ये ओरिजिनल अमेरिकन है, इसके अंदर जो बोल्ट लगा हुआ है वो ओरिजिनल अमेरिकन है, इसकी बैरल पाकिस्तानी है, रॉयल आर्म्स ने खुद ग्राइंड की है, इसकी जो फायरिंग पिन है वो ओरिजिनल अमेरिकन है, इसके अंदर ये जो आपके पीछे देख रहे हैं कुछ अंदर स्प्रिंग्स हैं वो इंपोर्टेड हैं, कुछ चाइनीज हैं, कुछ अमेरिकन है। सो इस गन में इंटरचेंजेबिलिटी है, आप ओरिजिनल पार्ट्स लगाइए वो फिट हो जाएंगे। लेकिन हर गन में ये नहीं होता है। बहुत से पार्ट्स हाथ से बनते हैं, लोकल बनते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स के साथ फिट नहीं होते। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनकी वजह से रिलायबिलिटी एक मसला रहती है पाकिस्तानी गन्स में। लेकिन पोटेंशियल कमाल का है, और जैसे हमने कहा कि थोड़ी सी तवज्जो अगर दी जाए तो ये वर्ल्ड क्लास क्लोन्स बन सकते हैं जो आप, और जिन पर, लेकिन एक बात शिकायत मुझे और भी है
कि कोई हमारा गन मेकर इनको मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखता। अरे यार, पाकिस्तान में बनाते हो तो लिखो ना मेड इन पाकिस्तान, अपनी कंपनी का नाम उस पर लिखो, इज्जत कमाओ, कितनी खूबसूरत चीज तुमने बनाई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी गन मेकर्स पेशावर वाले ऐसा करेंगे, और ये जो हमारी एक प्राइवेट इंडस्ट्री है असलहा बनाने की, ये मुल्क का बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। ज़र मुबादला कमाने के लिए, मुल्क की अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से गन्स और वेपन्स इम्पोर्ट करने की, अगर हमारे पास इतना अच्छा पोटेंशियल है हमारे लोगों का कि इन वेपन्स को बना सकें। ये चूंकि M4 एक मुश्किल है कॉपी करना, देर एक्सपेंसिव, ये तकरीबन 2.25 लाख रुपए की राइफल है, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन बाहर की राइफल आजकल आ ही नहीं रही, इंपोर्ट बंद है, और कोई 4-4, 5-5 लाख रुपए की है, तो उसके मुकाबले में फिर ये एक सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर इंपोर्ट खुल जाए बाहर से और टेक्निकल सपोर्ट मिले हमारी इंडस्ट्रीज को, तो ये वेपन जो है 50,000 तक इसकी कीमत हो जानी चाहिए। इट शुड कम डाउन। ये 2.25 लाख बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल, जैसे मैंने कहा कि रॉयल आर्म्स ने ये हमें टेस्ट करने के लिए दिया था, हमें बहुत पसंद आया, एक्सेलेंट वेपन। अब थोड़ा सा इसको मोर टेस्ट फायर करेंगे। सो वी ऑल लेट्स जॉइन इन सम टेस्ट फायरिंग, उसका रिव्यू देखते हैं कि ये फायर में कैसे परफॉर्म करता है। हमने गन को जीरो कर लिया, थोड़ा सा हम इसको रैपिड फायर करके टेस्ट करते हैं जरा, लेट्स सी। Bismillah. New magazine loaded. Slide dropped. Let's fire again and see how it goes. Full magazine. Let's see. Oh, mashallah. As you can see, almost everything is in here. और इतने रैपिड फायर में जब गन में जर्क भी हो, रिकॉइल भी हो और आप इसको मुसलसल रैपिड फायर कर रहे हो, तो दिस इज अ फेयरली रीजनेबल ग्रुप। इसमें आपका टारगेट मिस नहीं हो सकता है। तकरीबन जितने हमने फायर किए सिवाय से एक वाइल्ड के, बाकी सारे जो हैं देयर ऑल इनसाइड। गन लॉक प्रॉपरली, फायर्ड वेल, नो जैमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। रॉयल आर्म्स, फरत, वंडरफुल जॉब डन बच्चे, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। ब्यूटीफुल गन।